नमस्कार। आज की समीक्षा में आपका एक बार फिर स्वागत है और मैं हूं आपका पीसी सिंह। आज की चर्चा पिछले सप्ताह घटी हुई कुछ घटनाओं के ऊपर और खास करके उस घटनाओं का जिक्र करते हुए उसके पृष्ठभूमि में आने वाले राजनीति के ऊपर एक विश्लेषण। 11 अक्टूबर को दिन अमिताभ बच्चन का जन्मदिन मनाया जाता है, जिनको कि सदी का महानायक कहा जाता है। लेकिन जो सदियों का महानायक जयप्रकाश नारायण का भी जन्मदिन 11 अक्टूबर को ही है। मैंने जयप्रकाश नारायण के बारे में जब मैं कहता हूं कि वो सदियों के महानायक हैं, क्यों कहता हूं, आप शिवानंद तिवारी का लिखा हुआ लेख मैं आपके पास भेजूंगा, आप पढ़ेंगे उसको, तब आपको पता चलेगा कि मैं ये ऐसा क्यों कह रहा हूं। उसी के कुछ दिनों बाद या उसी के आसपास मुलायम सिंह जी का मृत्यु होती है। उनकी मुलायम सिंह के बारे में लिखा हुआ उनके ऊपर एक ऑबिचुरी जो लिखी गई है, वो प्रोफेसर राजकुमार जैन, वो भी एक समाजवादी हैं, उन्होंने लिखा है, आपको वो भी पढ़ने की जरूरत है। लेकिन इसी सप्ताह के अंदर हमने देखा कि शायद 12 अक्टूबर को डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का भी पुण्यतिथि मनाया जाता है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का जो जन्मदिन है वो 23 मार्च को है और इसीलिए लोहिया जिस दिन उनका जन्म हुआ था उस दिन वो चूंकि इसको ये भगत सिंह को उसी दिन फांसी दी गई थी, इसलिए वो मनाया नहीं करते थे। लेकिन आज इन चीज़ों के बारे में क्यों चर्चा कर रहा हूं? मैं चर्चा इसलिए कर रहा हूं कि ये लोग ऐसे लोग हैं, जब मैं राम मनोहर लोहिया की बात करता हूं तो ये वही शख्स हैं जिन्होंने सन 1960 के आसपास 60 के दशक में एक नारा दिया था गैर कांग्रेसवाद के बारे में। और उन्होंने कहा था, ये स्ट्रेटजी था कि उस जमाने में कांग्रेस एक सबसे मजबूत पार्टी थी पूरे देश में, और उस पार्टी के बारे में चर्चा करते हुए एक जो बहुत ही विख्यात प्रोफेसर हैं राजनीतिक शास्त्र के थे, प्रोफेसर रजनी कोठारी ने कहा था कि इस पूरे परंपरा को, पूरी जो व्यवस्था है हिंदुस्तान में राजनीति की, जहां पर कि कांग्रेस का बोलबाला है, वो उसको एक हम कांग्रेस डोमिनेंस सिस्टम कह सकते हैं कि एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम है हमारे यहाँ जिसमें एक दल का एकाधिकार है, जो चाहती है सब जगह वो सरकार बनाती है। कुछ और भी पार्टियां हैं लेकिन कांग्रेस काफी दबंग है। लेकिन इसके खिलाफ लोहिया ने जो नारा दिया था और उन्होंने अपना जो स्ट्रेटजी बनाया 60 के दशक में, उन्होंने कहा था कि संसोपा ने गांठी बांधी गांठ और पिछड़ा पावे 100 में 60। और इस नारा के करके और जो उन्होंने मोबिलाइजेशन किया तो आकर के 1967 में पूरे उत्तरी भारत में 8 राज्यों में गैर कांग्रेसी संविध सरकारें बनी। वो तुरंत फिर बिखर ही गई। ये दूसरी बात है। ये तो लोहिया की जो सबसे बड़ी उपलब्धि है कि उन्होंने जो ये गैर कांग्रेसवाद का नारा दिया, वो 67 में कांग्रेस को उत्तरी भारत के 8 राज्यों में आके धराशायी कर दिया। और इसी बात को इमरजेंसी के बाद में जो दिल्ली के अंदर, केंद्र के अंदर पहली दफा जो एक गैर कांग्रेसी सरकार बनी, जिसके अगुआ, जिसके मुखिया मोरारजी देसाई थे, वो उसका पूरा का पूरा श्रेय जयप्रकाश नारायण को जाता है। उसके बाद हम देख रहे हैं कि जो कांग्रेस डोमिनेंस सिस्टम है वो धीरे धीरे कमजोर होते चला गया है। और आज एक बार फिर अब हम देख रहे हैं कि पूरे देश की राजनीति नरेंद्र मोदी के आने के बाद से खास करके आप देख सकते हैं कि अब बीजेपी इतना ज्यादा प्रभावशाली और इतना ताकतवर हो गया है कि एक बार फिर जो विपक्ष की पार्टियां हैं वो गैर संघवाद की बात करने लगे हैं। गैर संघवाद, गैर भाजपावाद की बात करके कई तरह की बातें हो रही हैं। तो जो लोहिया एक जमाने में गैर कांग्रेसवाद कहते थे, उसी को आज नरेंद्र मोदी कुछ दिनों पहले कह रहे थे कांग्रेस मुक्त भारत। तो अब जो नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो गुटबंदी हो रही है, जो एकीकरण हो रहा है, कई तरह के लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं, मिलजुल रहे हैं, ये बेसिकली एक तरह से ये कहिए कि भाजपा विरोधी एक संगठन बनाने का, एक अलायंस बनाने का, एक महागठबंधन बनाने का प्रयास है। और उसका उद्देश्य यह है इस देश में कि भाजपा को हटा करके और फिर एक गैर भाजपाई सरकारें बनी, वो महागठबंधन बने। तो मैं ये देख रहा हूं इस चर्चा में कि पिछले जब हमारा देश आजाद हुआ उस जमाने से कांग्रेस किस तरह से एक बहुत ही ताकतवर पॉलिटिकल पार्टी रही
और उसको इन लोगों के प्रयास से फिर कमजोर किया गया और धीरे 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 उसका नतीजा क्या हुआ कि और भी घटनाएं घटी, लेकिन बीजेपी को इसका फायदा हुआ और बीजेपी सबसे ताकतवर पार्टी बन के उभरी है। और आज भी बीजेपी आज इतनी ताकतवर होकर उभरी है कि आज फिर उसके खिलाफ चारों तरफ लोग इकट्ठा हो रहे हैं और एक मुहिम चल रही है, चाहे वो नीतीश कुमार हों या ममता बनर्जी हों या वो तमिलनाडु के तेलंगाना के मुख्यमंत्री हों या शरद पवार हों, अलग अलग जगहों में कई तरह का की बातचीत हो रही, लोग आपस में मिलजुल रहे हैं, राहुल गांधी पदयात्रा कर रहे हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं अभी तुरंत बिहार से आया हूं और उसी क्षेत्र से आया हूं जहां पर चुनाव होने वाला है, और मैं एक मूक दर्शक की तरह देख रहा था कि क्या होने वाला है। तो जो बाकी लोग अपनी अपनी बात तो कह रहे थे, लेकिन जो एक चीज जो बहुत मायने की बात है, एक व्यक्ति ने कहा कि चाहे कुछ भी हो, लेकिन ये जो चुनाव है वो बेसिकली एक तरह का एक सिंपल है आने वाले भविष्य का, 2024 में क्या खाका बन के उभरता है। और जिसे चावल जब बनता है तो सिर्फ एक चावल को लेकर के देखा जा सकता है कि वो पका है या नहीं। तो ये जो चुनाव, 2 मध्यावधि चुनाव होने वाले हैं विधानसभा का बिहार में, उसका क्या नतीजा होता है उसका इंतजार कीजिए। वो कहीं आपको बिहार में राजनीतिक समीकरण और देश में राजनीतिक समीकरण के बारे में कुछ इशारा कर सके। इन्हीं चंद बातों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद और फिर मिलेंगे कल।